साथ और मैं हूं आपके साथ आदित्य। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित व सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित करने हेतु निकाली जा रही समयक यात्रा देवरी पहुंची। देवरी क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर एवं पूर्व मंत्री हर्ष यादव द्वारा आयोजित समयक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं से आग्रह किया कि वह बेरोजगारी के मूल कारणों को समझें तथा संगठित होकर बेरोजगारी के मूल को प्राप्त कर संभावनाओं की ओर अग्रसर होते हुए नव क्रांति को प्राप्त करें। बेरोजगारी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका कोई समाधान ना हो, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि युवा शक्ति संगठन हुई तो उन नीतियों को पलटना आसान हो जाएगा। कार्यक्रम में अनिरुद्ध सिंह अध्यक्ष, अधिवक्ता संगत सुखदेव अरेले, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में मंच संचालन गांधीवाद विचारक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार संतोष कुमार द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में आशीष बाबा राजौरिया, विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर वीरेंद्र लोधी, भूपेंद्र साहू, अरविंद साहू, ब्रजमोहन, नीलेश रिछारिया, गौरव पांडे, सौरभ नामदेव, सेकी राय, अंकुर नायक, मुकेश यादव सहित कई नौजवान युवा साथी उपस्थित रहे। अंकुर जैन साहब पार्षद, आपसे अनुरोध है मंच पर विराजमान होने आइए। नाइक जी, हाँ चलिए। हमारे पत्रकार बंधु मुहिम खान जी, वो बहुत ही देश की स्थिति शिक्षा की ओर लगातार हम अपने जीवन का एक बड़ा काल समर्पित करते हैं और शिक्षा पूर्ण होने के बाद हम उस मंजिल को पाने में असमर्थ रहते हैं जिसके लिए हमने शिक्षा प्राप्त की है। आज देश की सबसे बड़ी आबादी, इस देश के यूथ, इस देश के युवा के प्रति माननीय हर्ष यादव जी का एक ये प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवान, बेरोजगार नौजवान और जो अभी वर्तमान के समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके भविष्य में कैसे बदलाव आ सके, कैसे एक वो अच्छे मुकाम को पा सकें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मूल मकसद है कि हमारे देवरी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए जो लगातार प्रयासरत हैं, उसके अलावा भी हम कैसे हमारे जीवन को एक सफल आयाम तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए कार्यक्रम है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। सारे युवाओं से, सभी साथियों से निवेदन है, यहां पर उपस्थित मातृशक्ति बहनों के लिए सादर प्रणाम। इसके पश्चात भाई कुलदीप राजपूत अंबर कुशवाहा जी से निवेदन है कि वो हमारे हम सबके लाडले यशस्वी विधायक माननीय हर्ष भैया जी का स्वागत करें। इसलिए शर्मा लोधी जी का स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियां बजाकर भाइयों का उत्साहवर्धन करें। इसके पश्चात प्रशांत मिश्रा जी, कुलदीप सिंह जी से निवेदन है कि वो जनपद उपाध्यक्ष केसली प्रतिनिधि
सुखदेव अरेले दादाजी का स्वागत करें। दादा तो बस नाम से जुड़ा है, बाकी है इन सब युवाओं में युवा। अरेले दादा जी का स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहें। भाई प्रशांत सरवैया जी, अखिल जी और अंचल सोनी जी से निवेदन है कि वो भी आए, एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंजलि फोतर जी का और सरपंच संघ अध्यक्ष भैरव प्रसाद। इसके पश्चात हमारी बहन वैशाली रजक, अंजलि मेहरा और सृष्टि मेहरा से निवेदन है कि वो भी आए। कि अगर नौजवानों को सही दिशा और दृष्टि मिले और वो संगठित होकर के प्रयास करें, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम इस बेरोजगारी की समस्या को हरा नहीं सकते। वे नौजवानों के लिए एक मूल मंत्र लेकर के निकले। हम इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय हर्ष यादव जी को सुने। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सम्यक अभियान के संदर्भ में आपसे बात करें। इसके बाद हम सम्यक अभियान के प्रणेता आदरणीय रोकड़े जी को सुनेंगे। आदरणीय हर्ष यादव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर गौर अमर रहे, डॉक्टर गौर। आज यहां बड़ी कृपापूर्वक पधारे गांधीवादी चिंतक, ऐसे नई सोच के साथ काम करने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ विचारक और हम सबके प्रेरणा स्रोत जो हमारे बीच में बुंदेलखंड की पावन नगरी देवपुरी में कृपापूर्वक पधारे हैं, परम श्रद्धेय भास्कर और रोकड़े जी, साथ में उनके साथी भाई सतीश द्विवेदी जी, मंचासीन हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान देवरी क्षेत्र के गौरव, जो कहीं ना कहीं उन माता पिता के आंखों के तारे हैं, साथ ही मेरे भी आंखों के तारे वो नन्हे मुन्ने नौजवान साथीगण, जिनकी भविष्य की संभावनाएं हम लोग देखते हैं, इस रूप में देखते हैं कि ये हमारी बेटी कहीं आगे बढ़ेगी तो देवरी का नाम गौरवान्वित होगा, माता पिता का नाम गौरवान्वित होगा, जिले का नाम गौरवान्वित होगा, मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित होगा। ऐसे भविष्य के हमारे नौजवान साथीगण, कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी साथीगण, सभी का आज इस समय के अभियान में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ज्यादा विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग आदरणीय रोकड़े साहब को सुनने आए हैं। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बुंदेलखंड वो धरा है जहां पर सर्वाधिक बेरोजगारी की स्थिति है। आज हमारे गांव की स्थिति की, किसी भी गांव की स्थिति की हम जब आकलन करते हैं तो माता पिता का लाडला बेटा बेटी बड़ी तपस्या से माता पिता पढ़ाते हैं, पेट पालकर, पेट काटकर, मजदूरी करके, किसानी करके इस सपना देखते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टरेट की उपाधि लेगा और हमारे खानदान का नाम गौरवान्वित करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मां दुर्भाग्य है उन माता पिता का और क्षेत्र के लोगों का गौरव जो होना चाहिए था, उनका सपना टूट जाता है तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां
जो लगातार 18 वर्ष से इस क्षेत्र के नौजवान के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ छलावा कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वो पीड़ा, वो ओवरेज हमारे नौजवान साथी जब मिलते हैं तो बेहद दुखी होकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं वो भाव जब उबार भर के आता है तो कहीं ना कहीं पीड़ा हम जैसे जनप्रतिनिधियों के मन में भी होती है। निश्चित रूप से हर नौजवान चाहता है कि हम अच्छे पदों पर पहुंचे, अच्छी नौकरी करें, अच्छे व्यवसाय करें, मगर दुर्भाग्य की बात है शिक्षा नीति के साथ साथ देश की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता आज हमें फलीभूत होने के लिए आज इस समय के अभियान की आवश्यकता है, जिसके लिए आदरणीय रोकड़े साहब लगातार पूरे मध्य प्रदेश में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। भास्कर राव रोकड़े जी के बारे में बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी हैं और चिंतक भी है, साथ ही वो ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता बना दिलाने में काम अभियान लगाया था। वो मुकाम था कमलनाथ जी की सरकार, जिसमें युवाओं ने सपने देखे थे, किसानों ने सपने देखे थे, छोटे व्यापारियों ने सपने देखे थे, मजदूरों ने सपने देखे थे कि अब हमारा भविष्य संवरने वाला है। बातों से पेट भरने वाली सरकार का अंत हो चुका था, मगर किन परिस्थितियों में कैसे सरकार गई उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। ये बात जरूर कहना चाहता हूं, जिस चिंता के साथ हमारे बीच में परम सद्य पधारे हैं, मुझे विश्वास है यदि हम नौजवान साथी प्राणपण से समय अभियान में, जन क्रांति अभियान में लग जाएंगे तो 2023 और 24 में जो माता पिता का सपना है, जो हमारे क्षेत्र का सपना है, जो मध्य प्रदेश का सपना है कि सबके हाथों को रोजगार मिले, वो फलीभूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं परम सद्य रोकड़े साहब का कि आपने हम सब के लिए समय निकाला, यहाँ आए आप, और साथ ही हमारे देवरी, केसरी, गौरझामर, महाराजपुर के ग्रामीण अंचलों से सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन, स्वागत है। सम्यक यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक नगरी देवरी में सम्यक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर युवाओं से रूबरू होने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आयोजकों के प्रति आभारी हूं। सम्यक कॉन्फ्रेंस के मुख्य सहभागी युवा साथियों, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे मेरे पत्रकार बंधुओं, मंचासीन इस क्षेत्र के विधायक, पूर्व मंत्री सम्माननीय श्री हर्ष यादव जी, गांधीवादी नेता श्री संतोष द्विवेदी जी, श्री मोती पटेल जी, श्री बिहारी कुशवाहा जी एवं इस क्षेत्र के सभी गणमान्य बंधुओं, माताओं, युवा साथियों, आप लोगों के मन में बार बार यह विचार आ रहा होगा कि ये सम्यक अभियान है क्या, या यह भी एक राजनीतिक अभियान है, क्या यह अन्य राजनीतिक कर्मकांडों के समान ही कोई अभियान है। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल भी राजनीतिक अभियान नहीं है, यह कोई राजनीतिक कर्मकांड नहीं है, यह कोई राजनीतिक दिखावा नहीं है। यह शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपेक्षित मुकाम तक पहुंचाने का एक संकल्पित माध्यम मात्र है।
सर्वप्रथम मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो जहां बैठे हैं कृपया करके बैठ जाइए, मोबाइल बंद कर दीजिए, कुछ देर तक मेरी बात सुनिए। मेरी बात अगर आप पूरी सुन लेंगे तो यहां से खाली हाथ लौट कर नहीं जाएंगे, अपने साथ जो लेकर जाएंगे वो अभूतपूर्व जज्बा होगा। तो युवा साथियों, कुछ घटनाएं हैं जिनका मैं उल्लेख करता हूं, जिनके कारण यह सम्यक अभियान शुरू किया गया है। एक बार एक बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर मुझसे मिलने आए। उनका जो काम था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने उसके बदले में उनसे पूछा कि ये बताइए आपके दफ्तर में कुल कितने लोगों का स्टाफ है, कितने पद स्वीकृत है। तो उन्होंने बताया कि साहब 40 पद स्वीकृत हैं, 40 थे भी पहले, लेकिन सेवानिवृत्त हो करके अब मात्र 12 बचे हैं, 28 रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने कहा बिजली का काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 40 लोगों का काम 12 से कैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा ले लेते हैं, बड़ी मजबूरी है। मैं संतुष्ट नहीं हुआ उनकी बातों से, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर 40 कर्मचारियों का काम 12 कर्मचारी कैसे कर सकते हैं। ये तो चिंतनीय विषय है। दूसरे दिन मैंने सोचा कि इनके दफ्तर में जाके देखा तो जाए स्थिति क्या है। वहां जाके देखता हूं तो मुझे आश्चर्य हुआ। अधिकारी महोदय कह रहे थे 40 पद स्वीकृत हैं, 40 में से 28 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुल 12 ही कर्मचारी हैं और बड़ी मुश्किल से उन 12 कर्मचारियों से काम ले रहे हैं। लेकिन मैं वहां जाकर देखता हूं कि कुल 42 कर्मचारी कार्यरत थे, 42। मैंने उस अधिकारी महोदय से पूछा, आप कृपा करके ये तो बताइए कि ये कौन सा करिश्मा है, 12 के स्थान पर 42 कर्मचारी कैसे बैठे हैं। उन्होंने कहा साहब हम इसी बात को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आप तो परत खोलने चले आए। दरअसल 12 कर्मचारी हमारे हैं और बाकी 30 कर्मचारी कोई बालाजी हॉस्पिटलिटी के हैं, कोई रेवाजी हॉस्पिटलिटी के हैं, कोई शिवाजी हॉस्पिटलिटी के हैं। मैंने बोला ये क्या है। मैंने पूछा ये क्या है। बोले ये आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, काम हमारा करते हैं और कर्मचारी हमारे नहीं, वो फलाने ठेकेदार के हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। मैं इस समस्या को करीब से देखने के बाद सरकारी कुछ विभागों में और जाके देखने लगा, पता लगाया कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली हैं और काम करने वाले कितने हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति दिखी। मुझे तो कहीं पर पद खाली दिखे ही नहीं, सरकार का काम चल रहा है, विभाग के काम पूरे सही ढंग से चल रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा बोल रहे हैं इतने पद खाली हैं, वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही हैं, नौकरी क्यों नहीं निकल रही है। और हमारे नेता लोग भी कहते हैं इतने पद खाली हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। अरे भाई, नौकरी देना कोई बाध्यता थोड़ी है, जिनका काम तो है वो हो रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप नौकरी के लिए क्यों प्रेशर डाल रहे हो। सरकार ने क्या तरीका अपनाया है काम लेने का, जरा उसको तो जाके देख लीजिए। कोई किसी को फुर्सत नहीं है, सूचना के अधिकारों के तहत जानकारी लेते हैं, जानकारी निकल के आती है इतने लाख पद खाली हैं। जरा जाके तो देखिए जितने पद खाली हैं उनके स्थान पर कौन काम कर रहे हैं और कितनी वेतन में काम कर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं। एक ये मुद्दा जब मैंने देखा तो सरकारी विभागों में कोई पद खाली है ही नहीं, पद खाली रिकॉर्ड में है, बाकी काम करने वाले जितने चाहिए उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं। पहली बात। अब मैं दूसरे बात पे आता हूं जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। एक बार एक आईएएस अधिकारी मुझसे मिलने आए। वे एक जिले में कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। मैं नहीं जानता
कि किस कारण से वे मुझे गुरु मानने लगे थे, मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे निवेदन करते हुए कहा, साहब आप हमारे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के आइए। मैंने कहा कौन सा कार्यक्रम? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से ट्रेन आई है लौट करके, और एक ऐसे गांव में हम ले जाना चाहते हैं जिस गांव की 40 बुजुर्ग दंपत्ति मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा पे गई थी, और हम उनका स्वागत कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में हम आपको ले जाना चाहते हैं। तो मैंने बोला भाई उस कार्यक्रम में और कौन कौन आ रहे हैं? तो बोले 2 मंत्री भी आ रहे हैं। तो मैंने बोला पहले पूछ लीजिए उन 2 मंत्रियों से कि उन मंत्रियों के रहते हुए आप मुझे चीफ गेस्ट बना के ले जा रहे हैं, उन्हें स्वीकार है या नहीं? उन्होंने कहा सबको स्वीकार है साहब, आपका स्वागत है, आप आइए तो सही। तो मैंने कहा आखिर क्या कारण, आप मेरे को क्यों ले जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि साहब अब तक आप काफी किताबें लिख चुके हैं, हम चाहते हैं कि एक किताब तीर्थ दर्शन कर लौटे आए उन बुजुर्गों के भावों को पढ़कर लिखिए, और जब ये किताब आपकी आएगी तो पूरे देश में इस विषय की चर्चा होगी। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसी योजनाओं पर विश्वास नहीं करता, इसलिए आना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी मजबूरी है। यदि कोई शिष्य बन के सामने आए तो गुरु को मजबूर होना पड़ता है और उनकी बात मानकर जाना पड़ता है, इसलिए मैं भी उस कार्यक्रम में चला गया। कार्यक्रम हुआ, सब वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, उन बुजुर्ग दंपतियों का स्वागत भी हुआ। उसके बाद मुझसे अपील की गई कि मैं भी कुछ शब्द विचार रखूं, और मैंने सविनय उस बात को टाल दिया कि मैंने बोला मैं कोई विचार नहीं रख सकता। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी बुजुर्ग दंपतियां अपने अपने घर की ओर जाने लगी, तो मैं एक दंपत्ति के पीछे पीछे निकल पड़ा। कलेक्टर को लगा क्या बात है साहब, कोई नाराज तो नहीं हो गए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई हमसे, कहां जा रहे हैं? उन्होंने तत्काल एक तहसीलदार को बुलाया और तहसीलदार से कहा जरा देखिए तो कहां जा रहे हैं, कुछ हमसे गलती तो नहीं हुई, जरा तरीके से ध्यान रखना, कुछ बोलना मत। तो मैं वो बुजुर्ग दंपत्ति के पीछे जाने लगा, चूंकि आंखों की बड़ी समस्या है इसलिए मेरे पीछे एक मेरे सहायक चलने लगे और उनके पीछे तहसीलदार हो लिए। कुछ दूरी चलने के बाद में वो बुजुर्ग दंपत्ति का घर आया, वो अपने घर के सामने रुके, क्योंकि गांव में अन्य परिवारों से भी लोग तीर्थ यात्रा पे गए थे, इसलिए घर में कोई ज्यादा भीड़ तो नहीं दिखी। लेकिन उस बुजुर्ग दंपत्ति के पुत्र और पुत्रवधू ने बकायदा उनको एक लकड़ी के पाट पर खड़ा करवाया, पैर धुलाया, आरती उतारी, जैसे कि तीर्थ यात्रा से आने के बाद में करते हैं। इधर भी तीर्थ यात्रा के से लौट करके आते हैं तो ऐसे ही स्वागत होता है क्या? तो उनका स्वागत वगैरह किया गया, और स्वागत करने के बाद में सामने ही रखी 4-5 कुर्सियां थी, तो उस पर वो बैठ गए। मुझे भी कहा गया बैठने के लिए, मैं बैठा। लेकिन चिंता की बात ये थी, उनके सामने वो बुजुर्ग दंपत्ति सोच रही थी, उनका पुत्र सोच रहा था ये साहब अभी मंच पर बैठे थे, क्या हो गया, हमारे यहाँ आए हैं, क्या बात है, कुछ कहेंगे क्या? कुछ भी कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। शांत बैठे, मैं भी शांत बैठा। उनकी बहू ने चाय वाय बनाई, चाय पिए, हम भी चाय पीते रहे। थोड़ी देर के बाद में वो पुत्र बोलता है अपने पिता से, दादू प्रसाद दे ना। पिता ने अनसुनी कर दिया, थोड़ी देर शांत ही रहे। फिर उसके बाद पुत्र से रहा नहीं गया, फिर पुत्र ने कहा दादू प्रसाद दे ना। तो अब बड़ी देखने लायक स्थिति थी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। वे पिता जो 65 साल की आयु के लगभग के रहे होंगे, बड़े विचित्र अंदाज में हाथ पांव पटकने लगे। उनकी भाव भंगिमाएं देखती बनती थी, आक्रोश स्पष्ट झलक रहा था, और उन्होंने अपने पुत्र को कोसना शुरू कर दिया। हो देता हूं प्रसाद, देता हूं, हाँ प्रसाद देता हूं ना, अभी मांग रहा है प्रसाद, थोड़ी देर के बाद बोलेगा पैसा दो। अरे निकम्मे, तेरे को पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया, क्या कमी रखा? अरे शादी भी किया तो MBA पढ़ी लिखी लड़की से कर दिया, क्या गलती रह गई थी? अरे माँ बाप ने 5 एकड़ जमीन तो छोड़ा था, उसमें से भी तुझे पढ़ाने के लिए 2 एकड़ बेच दिया। अभी 6 महीने तो हुआ है, 6-7 महीने तो हुआ, 70,000 रुपए मांग के ले गया था, बोल रहा था
कौन सी तो कंसल्टेंसी कंपनी है वो नौकरी दे रही है। अरे छोड़ के आ गया, क्या किस्मत है मेरी, समझ नहीं आ रहा। क्या कमी रह गई? देखना, वो रामलाल का लड़का राकेश कार में चलने लगा है, पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता, पता नहीं क्या करता है, कमाई मनमानी कर रहा है। अरे होनहार बिरवान के हो चिकने पान, ये बड़ी बड़ी बातें करता है। बोलता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूं, 84% अंक लाया हूं। अरे क्या करूं तेरे प्रतिशत को, क्या लेना देना मुझसे, और कर्ज हो गया, अब तो जमीन बेचने की नौबत आ गई। अरे भला हो उस श्रवण कुमार का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अरे भला हो उस श्रवण कुमार का जिसने मुझे तीर्थ यात्रा करा दिया। अरे निकम्मे, तेरे भरोसे रहता तो क्या खाक तीर्थ यात्रा पर जा पाता। अब तो किसी से शिकायत नहीं है, मर भी जाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो गई तीर्थ यात्रा। कम से कम ऐसे निकम्मे बच्चों के साथ तो नहीं रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उसने भला बुरा और भी उटपटांग शब्द कहा जो मंच के माध्यम से नहीं कह सकते हम। थोड़ी देर तक मैं शांत रहा, लेकिन मैं जब देखा उस बच्चे की ओर, उसके माथे पर पसीना था, वो परेशान हो उठा, ऐसा लग रहा था मानो गिर जाएगा। क्यों? यदि कोई पिता अपने पुत्र को अकेले में डांटता है तो पुत्र जो है वो भी 2-4 वाक्य बोलकर चुपचाप किनारे हो जाता है, उसे कुछ नहीं लगता। लेकिन यदि कोई पिता अपने पुत्र को किसी की अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में डांटता है तो वो पुत्र अपमानित महसूस करने लग जाता है, अवसाद की स्थिति में आ जाता है। और यही स्थिति उस बच्चे के साथ हो रही थी। देखते ही देखते ऐसी स्थिति मुझे लगी कि वो गिर जाएगा। मैं खड़ा हुआ, खड़ा होकर उसे सीने से लगाया। मैंने बोला बेटा धैर्य रख। कुछ अधिक बोल पाता कि मेरी नजर कुछ दूरी पर खड़ी उसकी पत्नी पर पड़ी, जो अभी 1 साल पहले ही शादी होकर उस घर में आई थी, MBA तक पढ़ी लिखी थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, अपने पति की दशा को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मैंने उसे देखा, फिर बड़े मुश्किल से उस बच्चे को बैठाला, उसकी बहू को भी बुलाया, दोनों को अगल बगल बैठाला, उनके कंधे पे हाथ रखा और मैंने कहा बेटा धैर्य रखो, मैं बात करता हूं। मैंने उस बुजुर्ग से कहा काका ये क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चे को इतना प्यार करते थे इसलिए पढ़ाए लिखाए, आपने कुछ और अनुमान सोचा और आप पढ़ाना का गिना रहे हो कि मैंने इतना पढ़ाया। अरे कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है तो कोई एहसान भी करता है क्या भला? आपने अपना कर्तव्य निभाया। और अभी आप जरा सोचिए तो सही, आप कौन सी बातें बोल रहे हो। अरे जिसे आप श्रवण कुमार कह रहे हो, जो आपके लिए श्रवण कुमार बन गया तीर्थ यात्रा पर ले जा करके, यदि वो आपको तीर्थ यात्रा पर न ले जाते हुए आपके बेटे को नौकरी दिला देता तो आपका बेटा भले तीर्थ यात्रा पे नहीं भी ले जाता, लेकिन आपके घर को तीर्थ में तब्दील कर देता। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक पड़ाव था जिसके कारण ये सम्यक अभियान हमने शुरू किया। अब एक घटना का और उल्लेख करता हूं। युवा साथियों जरा ध्यान दीजिए, अगल बगल भी ध्यान दीजिए, अपने साथियों पर भी ध्यान दीजिए जो के माध्यम से नौकरी करने गए हैं और दुनिया भर की जो दिक्कतें पड़ी है उनके सामने में, इन सारी चीजों को, और एक प्राइवेट में और एक सरकारी नौकरी में जाता है, उनके साथ भी क्या स्थिति होती है जरा वो भी सोचिएगा। तो अभी मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं, दूसरी उस पहलू पे आता हूं जिसके कारण ये सम्यक अभियान किया हमने और सम्यक अभियान की शुरुआत किया है। एक बार मैं अपने आवास पे बैठा था, मेरे पास एक 3 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री महोदय बैठे थे, मेरे सामने ही दूसरी बार के विधायक बैठे हुए थे, 3-4 लोग और बैठे थे। आमतौर पर यही हाल होता है, घर में जब बैठता हूं तो अकेला नहीं बैठता, विधायक नेता मंत्री लोग आते रहते हैं, उनके साथ ही बैठ के मंथन करता रहता हूं। सामने बैठे विधायक महोदय की नजर गेट पर पड़ी और उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो आपसे मिलना चाहता है, काफी देर से खड़ा है। मैंने कहा बुला लीजिए। जब उस लड़के को बुलाए तो वो अंदर आते ही देखने लगा, इधर उधर देखने लगा। मैं समझ गया ये चाहता है कि कोई न बैठे तब मैं बात करूं। मैंने बोला बेटा ये बैठेंगे, आप बैठ के बताओ मेरे को क्या बात है। बड़ी मुश्किल से बैठा। मैंने कहा
बताइए भाई, ये लोग बैठेंगे, इनके काम है, लेकिन आप अपनी बात बताइए और आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गोपनीय बात नहीं, जो भी है बता दीजिए मुझे। बड़ी मुश्किल से बात बताने तो तैयार हुआ, लेकिन बोलने का अंदाज कुछ बड़ा अजीब गरीब था। क्या बताऊं साहब, मैं क्या बता दूं, और मैं तो अपना मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, बस इतना ही सुनाई दे रहा था। बाकी जो भी बोले, बस शब्द इतना समझ में आ रहा था कि वो जो झल्ला के बोल रहा है वो लड़का, उसके मुंह से आत्महत्या करना चाहता हूं ये शब्द निकल रहे हैं। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा, शायद जितनी जोर से बोलने की आदत नहीं, मैं भी थोड़ा जोर से बोल बैठा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने कहा आत्महत्या करना है तो क्या मेरे पास आया है, ये बताने के लिए आया कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं? अरे बात क्या, ये क्यों नहीं बताता? मेरे ये कहते ही वो लड़का कपकपाने से लगा, उसके माथे पर पसीना स्पष्ट झलकने लगा और मुझे लगा ये लड़का कहीं गिर न जाए। मुझे अपने गलती का एहसास हुआ, युवा साथियों जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, मुझे अपने गलती का एहसास हुआ कि ये पीड़ित बच्चा था, ये अपनी समस्या चाहे जोर से भी क्यों न बताए, लेकिन अपनी समस्या बता रहा था। और मैं बड़ा अपने आप को समझदार मानता हूं, मैंने भी इसके आवाज में आवाज डालते हुए क्यों जोर से बोला, मुझे धीरे से बोलना था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं खड़ा हुआ, हाथ में एक गिलास का लिया, पानी लिया और बच्चे को उसको बोला बेटा मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा बेटा मेरे से गलती हो गई, तू कहीं ना कहीं परेशानी में इसलिए मेरे पास आया है, ये ले पहले पानी पी और मेरे पास बैठ। पास बैठे पूर्व मंत्री महोदय से कहा थोड़ा सा किनारे हटिए, इस बच्चे को मेरे पास बैठने दीजिए। मैंने उसके पीठ पे हाथ रखा और उससे पूछना शुरू किया, बेटा अब बता क्या बात है? बोला साहब बड़ी लंबी कहानी है। मैंने बोला चलेगा, कितनी भी लंबी कहानी हो मुझे बता, मैं सुनने को तैयार हूं। तो उसने बताया साहब मैं रीवा का रहने वाला हूं। कहा मैं रीवा का रहने वाला हूं, मेरे पिता के विधायक बनकर एक बहुत बड़े पद पर पहुंचते हैं, उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो एक दिन पिता ने सोचा कि अपने बेटे को लेके उनके पास जाता हूं और नौकरी दिलाने की बात करता हूं। तो मेरे को लेकर के गए, पिता के उस बड़े नेता महोदय के पीए से भी बड़े अच्छे संबंध थे, तो वो उनके माध्यम से वो उनसे मिले। जब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है और मैं परेशान हूं, इसको नौकरी नहीं लग रही है। तो उन्होंने अपने पीए की ओर इशारा किया, बोले ठीक है हो जाएगा, इनसे बात कर लो। जब वो पीए से हम मुखातिब हुए तो वो हमको किनारे ले गए और बोले बिजली विभाग में लग जाएगी, टेम्पररी नौकरी लगेगी, अभी टेम्पररी। मैं भी नहीं समझ पाया क्या टेम्पररी। तो बोले टेम्पररी नौकरी लगेगी अभी बिजली विभाग में, लेकिन 5 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने सोचा बिजली विभाग की नौकरी मिल रही है, 5 लाख कौन सी बड़ी बात है। पिता घर आए, बड़े खुश थे, उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा बेचा और ले जाके 5 लाख रुपए दे दिए। जैसे ही उन्हें 5 लाख रुपए मिले, उन्होंने फौरन एक जगह फोन किया और हमसे कहा फलाने जगह चले जाइए, काम हो जाएगा। हम गए, वहां जाकर के बात किए, कागज पत्तर अपने दिए और उन्होंने कहा ठीक है बिजली विभाग में लग जाओगे, आप चिंता मत करो, लेकिन आप 14,000 रुपए महीने का वेतन आपको मिलेगा और हमारी कंसल्टेंसी फीस है 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि, इसलिए 42,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। जब 42,000 रुपए दे दोगे तब नौकरी लग जाएगी। पिता झल्ला उठे, अभी तो 5 लाख रुपए दिया हूं और पैसा मांग रहा है। मैंने किसी तरीके से पिता को समझाया कि किनारे ले गया। मैंने बोला वो 5 लाख भी डूब जाएंगे, ये कंसल्टेंसी वाले हैं, लेते ही हैं, देना पड़ेगा। तो पिता बोले चलो दे देते हैं। तो 42,000 रुपए वहां पर दे दिए, हमारी नौकरी लगना था। अब उन्होंने क्या किया, कुछ कागज वागज उनने नहीं बनाया, उनने सीधा फोन किया और हमको एक आउटसोर्सिंग कंपनी के पास पहुंचा दिए, बालाजी हॉस्पिटलिटी में पहुंचा दिए। और जब हम वहां गए तो उन्होंने बोला अच्छा कागज वागज दो, कागज वागज की कॉपी फोटोकॉपी आदि जो भी लिए, 2-4 फार्म वार्म भरवाए और उसके बाद बोले जो आपको केपीओ की नौकरी लग गई है बिजली ऑफिस में, केपीओ। तो मैं गया बिजली ऑफिस में गया,
वहां पर ये कागज पत्र दिया, उन्होंने तत्काल टेबल कुर्सी बता दिया, चलो काम करना शुरू कर दो, अब केपीओ हो केपीओ। मेरे ख्याल से काफी युवा साथियों को ये पता ही नहीं होगा कि केपीओ कोई पद होता है क्या। मैं भी आश्चर्य में पड़ा, मैंने बोला ये केपीओ क्या होता है, कोई अधिकारी है क्या, आखिर है क्या। मैंने एसडीओ सुना था लेकिन केपीओ नहीं सुना। आप लोगों ने केपीओ सुना है क्या भाई, बताइए, नहीं सुना? तो केपीओ भी एक पद होता है बिजली ऑफिस में, मैं भी नहीं सुना था। मैंने बोला भैया क्या होता है, तो बोले की पॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। तो मैंने बोला ये क्या होता है, तो बोले लिपिक का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बता दो आत्महत्या क्यों करना चाहते थे साहब, वही तो बता रहा हूं। 1 महीना तक काम किया, काम करने के बाद मेरे को 8,000 रुपए महीना वेतन मिला। मैंने बोला 14,000 बताए थे, 8,000 दे रहे हो, ये क्या बात है? उन्होंने कहा ये 6,000 रुपए जो है आउटसोर्सिंग कंपनी की कमीशन है, कमीशन, और ये लगेगा ही आप जब तक नौकरी करो। लो, बड़ी मजबूरी, मुझे समझ आया मेरे साथ ठगी हो गई और मैं ये कंसल्टेंसी कंपनी के पास में आया और ये आउटसोर्सिंग में नौकरी कर रहा हूं। और वो नेता महोदय जो विधायक बनकर बड़े पद पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया, ये मेरे को समझ में आया। लेकिन मित्रों, इससे बड़ी बात, लेकिन क्या हुआ, मेरे पिता ने पूरे रिश्तेदारी में प्रचार कर दिया मेरा बेटा केपीओ बन गया है, केपीओ। अरे मेरा इंजीनियर बेटा जो है ना, केपीओ बन गया है बिजली विभाग में, अब उसकी शादी करना है। अब शादी के रिश्ते आने लगे, फलाने का लड़का जो है केपीओ बन गया है, केपीओ, रिश्ते आने लगे। एक बार पिता ने एक जगह लड़की देखने के लिए चलने को कहा, मेरे मामा फूफा सब साथ गए, लड़की देखने गए। अरे क्या बताए, लड़की वाकई में सुंदर थी, लड़की पसंद आ गई, पहली नजर में ही पसंद आ गई लड़की। और अब मेरे मन में स्वप्न आने लगे किसी भी कीमत से यहां शादी हो जाए। अब क्या हुआ, उसके 8 दिन बाद में लड़की वाले रिश्ता पक्का करने भी आ गए घर। हम सामने बैठे ही थे तो मेरे पिता ने धीरे से पीछे से इशारा किया, बेटा सुरेश थोड़ा आना तो। जब मैं गया पीछे तो पिता ने कहा, बेटा जानते हो अब क्या होगा? क्या? ये वेतन पूछेंगे कितनी मिल रही है तो बता दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताना है। जब वो पूछेंगे वेतन कितनी मिल रही है तो सीधा बोल देना 46,000 रुपए मिल रहा है, 46,000, 46,000 रुपए महीना। मैंने सोचा मेरे को तो 8,000 मिल रहे हैं, मैं 46,000 बताऊंगा, बड़ा मामला गड़बड़ है, क्या करूं क्या ना करूं, कहीं आगे जाके दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। मैं नासमझ भी नहीं था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वो लड़की जो देखा था वो पसंद आ गई थी, चाहता था किसी तरीके से रिश्ता हो जाए। बस मैंने सोचा पिताजी झूठे ही तो बोलने को बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोल देता हूं ना, रिश्ता तो हो जाएगा। इसलिए मैंने भी जाकर के सामने झूठ बोल दिया और बता दिया 46,000 रुपए महीना वेतन है, रिश्ता पक्का। अब सगाई हुई, सगाई में भी भाई केपीओ था तो बहुत कुछ मिला। फिर उसके बाद में रीवा क्षेत्र में वरीक्षा का भी एक नियम होता है, वर की इच्छा जान करके, वर की इच्छा जानकर वधू पक्ष जो चाहे वो दे देती है। तो वरीक्षा में भी काफी कुछ मिल गया। फिर शादी हुई, शादी में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि के साथ साथ एक कार भी मिल गई। अब क्या कहना, शादी होने के बाद भैया मैं अपने ड्यूटी पर आना चाहता था। मैंने पत्नी को बोला मैं जरा 8 दिन तक व्यवस्था जमा के आता हूँ। पहले जिस कमरे में रहता था वो 2,000 रुपए महीने के किराया का था, एक सिंगल कमरा था। आया, सामान बहुत ज्यादा है, डबल कमरे वाला चाहिए, लिया, 4,500 रुपए का मिला। अब 4,500 रुपए मकान का किराया और 1,000 रुपए बिजली बिल, 5,500। अब 2,500 में काम कैसे चले? लेकिन सगाई का पैसा था, वरीक्षा का पैसा था, शादी के दस्तूर का पैसा था। मैंने सोचा चलो अभी तो चलेगा काम, देख की जाएगी जो होगा। तो कुछ दिनों तक पत्नी के साथ अच्छे से रहा, कार से भी घुमाया जो ससुराल से मिली थी, सब बढ़िया चलता रहा। लेकिन पैसा खत्म हो गया।
अब माँ बाप पैसा देने वाले नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई साहब। पत्नी कहती है 46,000 रुपए महीना मिल रहा है, सब्जी का भी ढंग से नहीं लाते, घुमाने भी नहीं ले जाते। अरे माँ बाप का ही इतना ध्यान था तो शादी क्यों किया? पूरा का पूरा पैसा माँ बाप को दे देते। इधर माँ बाप कहाँ चुप रहने वाले, सब कुछ मालूम रहते हुए भी अनजान बन गए और पिता ने ताने देना शुरू कर दिया। अरे गजब हो गया, पढ़ाया लिखाया शादी कराया, अच्छे घर से लड़की मांगा, सब कुछ हो गया और ये लड़का कुछ ही दिनों में बीवी का गुलाम बन गया। अरे 1,000-2,000 रुपए महीने के तो देता। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। पत्नी कहती है 40,000 रुपए महीना मिल रहा है, माँ बाप को ही ध्यान रखना था तो फिर शादी क्यों किया? और माँ बाप कहते हैं बीवी का गुलाम हो गया। साहब मैं पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, माँ बाप को भी बहुत प्यार करता हूँ और अब मेरे सामने एक ही विकल्प है कि अपने आप को ही समाप्त कर दूं। और ये कहते कहते वो लड़का बेहोश हो गया। सामने बैठे विधायक महोदय ने उन्हें डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया और डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। इलाज करने के बाद में डॉक्टर ने फोन करके मुझे बताया कि लड़का डिप्रेशन का शिकार है और हमारे चिकित्सा विज्ञान में ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कितनी गंभीर समस्या। इन समस्याओं के बाद में महाविद्यालयों में गया, विश्वविद्यालयों में गया, युवाओं से बात करने लगा, युवाओं से समस्या पूछने लगा, बेरोजगारी की समस्या पर बात करने लगा। तो मुझे एक बात से आश्चर्य हुआ, हमारा शिक्षित वर्ग का बेरोजगार अपनी ही समस्या को तरीके से नहीं जानता। वो उसी तरीके से बात करता है जैसे मंच पर खड़े होकर नेता बोलते हैं। वो वही बोलता है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। अरे साहब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, उसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। आदि आदि तर्क कुतर्क इस टाइप से देता है कि हमें समझ में आ जाता है ये अनजान है। तो बीमारी का होना गंभीर समस्या तो है, लेकिन उससे भी बड़ी गंभीर समस्या उस बीमारी के बारे में अनजान होना है। तब मैंने इस बेरोजगारी नामक समस्या पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन शुरू किया, अन्वेषण शुरू किया। पत्रकार रहा हूं, लेखक रहा हूं, खूब किताबें लिख चुका हूं। कई बार मेरे को रणनीतिकार की भी भूमिका निभानी पड़ी है। आम लोगों से मेरा सीधा तादाद में रहा है, धरातल ये सोच रही है। तो मेरे ये सोच के साथ में जब मैंने अध्ययन किया तो अध्ययन करने पर 5 ऐसे मुद्दे मेरे सामने निकल कर के आए जिसके कारण ये बेरोजगारी बढ़ी है। और उसमें से 4 ऐसे मुद्दे हैं जो उपलब्ध संभावनाओं के युक्ति युक्तकरण से संबंधित है। यदि जो संभावनाएं मौजूद हैं उनका सही ढंग से युक्ति युक्तकरण कर दिया गया तो युवा साथियों जितनी बेरोजगारी है उसका 70% कम हो सकता है। 70% बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है। तो अब मैं आपके सामने उन मुद्दों पर आ रहा हूं। जब मैं मुद्दों पर चर्चा करूंगा तो आपको समस्या दिखाई देगी, लेकिन अगले ही पल मैं समाधान की ओर बढ़ूंगा। और यदि किसी नेता ने भी समस्या का समाधान गिनाया और देखेंगे सोचेंगे कहा तो मान लीजिए ये बनावटी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं समस्या सामने रख रहा हूं, समस्या के मूल तक आप लोगों को ले जा रहा हूं और उसके तत्काल बाद मैं समाधान रख रहा हूं और समाधान के साथ में संभावनाओं के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके साथ साथ वो तारीख भी बता रहा हूं जिस तारीख को आप लोगों की समस्या का निराकरण हो जाएगा।